एग्जाम एकदम पास में आ गए, समझ नहीं आ रहा क्या करे, और ऊपर से ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये चैप्टर तो बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि न्यूटन कहाँ से आ गए इसमें। भाई न्यूटन क्यों आ गए यहाँ पे? काश उनके ऊपर एप्पल की जगह नारियल गिरा होता तो आज वो ना होते, तो न्यूटन आता ही नहीं, तो इसके नियम नहीं आते, मैं पढ़ना नहीं होता। भाई रुक जा, इतना टेंशन क्यों ले रहा है? इतना मुश्किल थोड़ा ना है जो न्यूटन को कोसे जा रहा है इसके चक्कर में। इतना इजी चैप्टर है, इस पूरे वीडियो को एंड तक देखना, पूरा चैप्टर आपको अच्छे समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें एंड में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में आ रखे हैं। और आप इस चैप्टर को गारंटी दे रहा हूं मैं कि अगर आपने इस लेक्चर को पूरा देख लिया तो आप इस चैप्टर को एकदम अच्छे समझ जाएंगे। ऐसा कभी आपने नहीं समझा होगा। और एग्जाम्पल के क्वेश्चन जो दे रखे हैं और इन टेक्स्ट के और जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर पाएंगे, और उसका मैं ट्रिक भी बता दूंगा, और कुछ वीडियो भी मैंने रिलीज कर रखी है उससे रिलेटेड। अगर आप उसको देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप सीधा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहां जाके कर सकते हैं। अगर आपने मोशन चैप्टर को पढ़ रखा होगा तो आपको और अच्छे समझ आएगा, अगर नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, तब भी मैं पूरी कोशिश करूंगा और आप समझ जाएंगे। बहुत आसान चैप्टर है ये, पूरा जरूर देखना बस इस चैप्टर को शुरू से लेकर एंड। तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि फोर्स क्या होता है। भाई तो बचपन से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हो यार तुम 8वीं क्लास से। क्या फोर्स होता है? जो टू पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज को अगर मैं पुश कर रहा हूं यानी कि धक्का दे रहा हूं और पुल कर रहा हूं, भाई ये तो हम करते ही अपने दोस्तों के साथ करते हो कि नहीं? अपने दोस्त को एकदम से गए धक्का दे दिया तो क्या किया? पुश किया। या फिर मान लो कोई आ रहा है, तो मान लो कोई आ रहा है या आ रही है तो उसको हमने खींचा तो हमने उसको पुल किया। तो पुश या पुल करना वो फोर्स होता है, सिंपल सी बात है। तो यही इसकी डेफिनेशन, एग्जाम में डेफिनेशन थोड़ा ना पूछेंगे, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जो फोर्स है इसका कोई इफेक्ट होता है, यानी फोर्स से होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे हूँ, चलो मान लो आप अगर वहां पे हो अपने कमरे में, आप तो आपके कमरे में आपके अपने परिवार में होने की वजह से क्या क्या हो रहा है? एक तो सब खुश है, अरे मेरे तो परिवार वाले बहुत दुख है, अरे वो अंदर से खुशी है। तो ऐसे जो फोर्स होता है उसका क्या इफेक्ट होता है, उस फोर्स की वजह से होता क्या क्या है। तो पहली चीज तो ये होती है फोर्स की वजह से कि जो स्टेशनरी चीज होती है वो मूव करने लग जाती है। जैसे मान लो मेरे पास फुटबॉल रखा है, अगर मान लो हमारा एक स्कूल में पीटी का पीरियड लगा है और फुटबॉल रखा हुआ है, तो मैंने एक फुटबॉल मारी, तो फुटबॉल तो पहले रेस्ट पे था, स्टेशनरी था, स्टेशनरी यानी रेस्ट। अब मैंने उसको लात मारी, तो मैंने लात मारी मतलब क्या? मैंने फोर्स दिया। जैसे ही मैंने फोर्स दिया तो वो मूव करने लग गई। तो ये एग्जाम्पल है, ये इसका एक इफेक्ट है। और क्या हो सकता है भाई फोर्स से? वो ना कोई मूविंग करती चीज को, जो चीज मूव कर रही है उसको रोक सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक साइकिल है, तो साइकिल पे आप बैठे हो और पीछे कोई और बैठा है। अब कौन है मैं नहीं बता रहा, तो पीछे कोई बैठा है तो आप क्या कर रहे हो? ब्रेक लगा दिया। तो ब्रेक लगाना मतलब क्या? आपने एक फोर्स लगाई, जो फोर्स आपने लगाई उसकी वजह से जो मूव कर रही थी साइकिल वो स्टॉप हो गई है। देन उसके बाद इससे क्या हो सकता है? फोर्स की वजह से ना डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है भाई। अब डायरेक्शन चेंज मतलब क्या? आप जैसे साइकिल चलाते हो तो या बाइक भी चलाते हो कुछ भी, तो आप क्या करते हो? अभी तो बाइक कहाँ चलाओगे, अभी तो साइकिल ही है ना। तो साइकिल जब चलाते हो तो क्या करते हो? आप हैंडल घुमाते हो इस तरफ। हैंडल घुमाना मतलब फोर्स लगाना, यानी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो भाई डायरेक्शन बदल तो गई, इधर जाना राइट साइड तो हैंडल इधर नहीं करोगे क्या? नहीं करोगे। तो और क्या होता है, इससे स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्पीड की कोई चीज है, मान लो 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, उसको मैंने फोर्स दिया सुई, तो उसकी स्पीड और बढ़ गई, 5 मीटर पर सेकंड हो गई। तो यानी कि वो चीज एक्सेलरेट हो गई। बाइक में एक्सेलेटर होता है कि नहीं? एक्सेलेटर पीछे करते हैं, जुम जुम जुम, तो वो आगे बढ़ता जाता है। और इससे हो क्या सकता है? इससे ना शेप और साइज भी चेंज हो सकता है। जैसे मान लो जैसे ये मेरे फोन का कवर है, तो ये फोन का कवर कैसा है? रेक्टेंगुलर है। अब मैंने इसकी शेप चेंज करनी है तो मैंने क्या किया? फोर्स लगाया, जुम्बा जुम्बा फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाने से क्या हुआ? इसकी शेप चेंज हो गई, यानी कि शेप यानी फिर साइज भी तो चेंज हो गई, छोटी हो गई, साइज चेंज हो गई। तो इससे ना फोर्स लगाने से शेप और साइज चेंज हो जाता है बेसिकली। अब जो फोर्स होती है वो दो तरह की होती है। दो कौन सी? देखो मैं बताता हूँ सिंपल सी, इधर मत देखो, इधर देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी पहले जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। जैसे स्कूल में स्पोर्ट डे होता है, स्पोर्ट डे में क्या होता है? स्पोर्ट डे में एक रस्सी होती है, याद है वो रस्सा कस्सी का जो खेल होता है, टग ऑफ वॉर कहते हैं उसको। तो क्या करते हैं उसमें, इधर इधर मान लो स्कूल की मॉनिटर है, इधर स्कूल की मॉनिटर है, और इधर आप एकदम हट्टे कट्टे इंसान, आप। पर मॉनिटर भी ऐसा है, उसमें कम जान नहीं है, बहुत जान है उसमें भी। तो उसमें भी बहुत जान है। उसने भी एक इधर फोर्स लगाया, उसने बोला तू मेरे को हराएगा, मैं तो खींच के रहूंगा, मैं तो खींच के रहूंगी। मैंने खींचा, खचाट, मॉनिटर ने उधर खींचा, और इधर आप भी खींच रहे हो, आप भी कोई कम थोड़े ना तगड़े हो ना आप तो आपने भी खींचा, खचाट करके खींचा। तो उसके बाद आपने भी उतना ही फोर्स लगाया इस तरफ, आपने इस तरफ फोर्स लगाया।
आपने इस तरह फोर्स लगाया, मान लो 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, अब मैं बताऊंगा आगे न्यूटन क्या होता है। मान लो आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसने भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो फोर्स सेम लगाया, तो क्या होगा ना, ये फोर्स सेम होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो रस्सी है ये अपनी जगह से खिसकेगी कि नहीं खिसकेगी, बताओ। नहीं खिसकने वाली, क्योंकि दोनों सेम बल लगा रहे हैं, सेम फोर्स लगा रहे हैं, जो ताकत है दोनों में ताकत सेम है। वो मॉनिटर कह रही है, उधर से मॉनिटर कह रही है मैं तो पूरा फोर्स लगाऊंगी, ये आप इधर से कह रहे हैं मैं भी पूरा फोर्स लगाऊंगा, एकदम तगड़ा फोर्स दोनों लगाए जा रहे हैं 5 न्यूटन का, और वो रस्सी जो है बेचारी खिसक ही नहीं रही है, कुछ भी नहीं हो रहा रस्सी का। तो फिर इसमें क्या हुआ, बेसिकली इसमें जो रस्सी है खिसकी नहीं, यानी कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, और जो इसमें जो फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में और सेम है, मैग्नीट्यूड फोर्स का सेम है, मैग्नीट्यूड यानी कि नंबर कि 5, तो दोनों तरफ 5 है, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो बैलेंस फोर्स में क्या होता है ना, कि जो फोर्स होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड इक्वल है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। और क्या खास बात है, रिजल्टेंट जीरो आता है इसका। रिजल्टेंट जीरो मतलब क्या भाई, ये खिसका अपनी जगह से, बताओ नहीं खिसका, तो उसे कहते हैं रिजल्टेंट जीरो, क्योंकि इधर 5 है इधर 5 है, तो इसने इधर वाले फोर्स ने इधर वाले फोर्स को कैंसिल कर दिया, तो जीरो, तो रिजल्टेंट आ गया इसका जीरो, सिंपल। और कोई भी स्टेट चेंज नहीं हो रही। स्टेट चेंज मतलब क्या, रस्सी अपनी जगह से खिसकी नहीं, तो रस्सी अपनी जगह से खिसकी नहीं तो उसकी स्टेट कैसे चेंज होगी। स्टेट मतलब वो स्टेट बस समझ लेना, मैटर वाला जो गैस सॉलिड वगैरह पड़ा था उसकी बात नहीं हो रही है। स्टेट मतलब कि जो उसकी जगह है जहां पे वो है, क्या वो चेंज हुई, क्या रस्सी इधर उधर गई, नहीं, तो फिर। और दूसरा है अनबैलेंस फोर्स, तो अनबैलेंस फोर्स ये होता है, इसमें रिजल्टेंट जीरो नहीं होता, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये मार्कर है, तो ये जो मार्कर है, इस मार्कर पे मैंने इधर फोर्स लगाया, पर उधर से कोई फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ इधर से लग रही है, तो इधर से पूरी फोर्स लग रही है, उधर से कोई भी उतनी ही बराबरी की फोर्स नहीं लग रही। अगर मान लो इधर से मैं 2 न्यूटन लगा रहा हूं और उधर से भी कोई बंदा 2 न्यूटन लगा रहा है, तो ये मार्कर खिसकेगा नहीं, ये तो बिल्कुल बैलेंस फोर्स जैसी कंडीशन हो जाएगी। बट अगर सिर्फ मैंने एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाया, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ये चीज खिसकेगी, तो उसे कहेंगे अनबैलेंस फोर्स। तो इसके इफेक्ट क्या होते हैं, इसकी वजह से क्या क्या होता है, जो भी चीजें इस फोर्स की वजह से हो रही थी वो सब अनबैलेंस फोर्स ही था। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल रखी थी, याद करो, तो फुटबॉल रखी थी तो उधर से तो किसी बंदे ने लात मारी नहीं, सिर्फ मैंने इधर से लात मारी थी उतनी फोर्स से जितनी मेरी मर्जी है, तो मैंने लात मारी तो उसके बाद वो आगे चले गई। दूसरा, इससे डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। तो जो भी चीजें मेनली जो फोर्स की वजह से होती है वो अनबैलेंस होती है, तो हम इसमें ना अनबैलेंस फोर्स को ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, जो अनबैलेंस वाली फोर्स है उसको, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैलेंस में तो कुछ फायदा ही नहीं भाई, बैलेंस में क्या फायदा, इधर से मॉनिटर खींचे, इधर से आप खींच रहे हो, कोई हिल रहा है, कोई सी भी चीज जो बीच में रस्सी है वो हिल रही है, तो कोई फायदा ही नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है, फिर इससे कोई काम ही नहीं बनेगा। अब सवाल ये उठता है कि फोर्स जो है ये तो ठीक है, लेकिन क्या जो मोशन होते हैं उसके कोई लॉस भी होते हैं क्या, न्यूटन बाबा ने कोई लॉ दिए थे, मोशंस के कोई लॉ दिए थे न्यूटन ने, तो उसको भी देखना जरूरी है कि कौन कौन से लॉ दिए थे, अगर उन्होंने लॉ दिए थे तो, और कितने लॉस दिए थे उन्होंने। न्यूटन बाबा के कुछ लॉस की बात करते हैं कि न्यूटन साहब ने कुछ लॉस दिए थे, कुछ नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे, 3, तो 3 में से एक नियम, फर्स्ट लॉ को देखने जाते हैं, उसको नाम है इनर्शिया, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा था। भाई इनर्शिया क्या होता है, तो आगे हम इसको देखेंगे, इनर्शिया को एकदम डिटेल में समझेंगे कि इनर्शिया और मास के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इनर्शिया क्या होता है। तो पहले ये समझो कि इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अब ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, भाई सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये है, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, रेसिस्ट चेंज, मैं नहीं सुधरने वाला जब तक बाहर से डंडे ना बजाओ, बस ये देसी भाषा में। बाकी साइंस की भाषा में क्या लिखा है, देखो साइंस की भाषा में लिखा है an object remains in a state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by applied force, ऐसे करके लिखा हुआ है। बट आप ध्यान से समझना इसका मतलब क्या है, देखो ये कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। अगर कोई बंदा रुका हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं रुका हुआ हूँ, या फिर चल रहा है, उसे जो छोड़ो, सीधी सी बात आप हम करते हैं, एक सिंपल सी बात, वो बात यह है कि आप मान लो पढ़ नहीं रहे, भाई पढ़ो, एग्जाम आ रहा है पढ़ो, तो पहले तो एक बात सुनो, अगर आप पढ़ नहीं रहे तो आपका मन करेगा पढ़ने का, मैं तो बोलूंगा नहीं, बिल्कुल मन नहीं करेगा ना पढ़ने का। बट अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका ऐसा मन करेगा कि भाई पढ़ाई छोड़ देते हैं, बताओ, नहीं ना। तो अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो कब तक मन नहीं कर रहा भाई, जब तक मन नहीं कर रहा जब तक कि
बाहर से डंडे ना बजाओ तब तक मन नहीं करेगा पढ़ने का, सिंपल सी बात है। तो जब बाहर से जो डंडे बज रहे हैं वो फोर्स है, और जो हम अंदर से अपने आप को कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं पढ़ रहा, मैं नहीं पढ़ूंगा, जो अपने रेसिस्ट कर रहे हैं चेंज को, यानी कि अपने आप को बदल नहीं रहे हैं, उसे कहेंगे हम सुधरेंगे नहीं। यानी कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, वो कहेगी भाई मुझे नहीं हिलना, मुझे हिलने का मन नहीं बिल्कुल भी, मैं अपने आप क्यों हिलूं, मैं नहीं हिल रहा, जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगी मैं नहीं हिलने वाला, पहले बता रहा हूं। और दूसरी तरफ एक बंदा कह रहा है मैं तो भागता चला जा रहा हूँ, भागता चला जा रहा हूँ, बहुत तेज भाग रहा हूँ, लेकिन मैं रुकने नहीं वाला, मैं नहीं रुकूंगा। अब क्यों नहीं रुकूंगा, बाहर से जब तक मेरे को कोई फोर्स नहीं लगा जब तक मैं नहीं रुकने वाला, पहले बता रहा हूँ, मैं तो भागता रहूंगा। तो अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, और अगर कोई चीज मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म वर्ड याद रखना, यूनिफॉर्म वर्ड, यूनिफॉर्म मतलब होता है कि उसकी स्पीड सेम है। अगर कोई चीज की, किसी भी चीज की स्पीड सेम है, सेम स्पीड से भाग रहा है, जैसे 4 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है तो 4 से भागा चला जा रहा है, और अगर वो चीज रुकी हुई है, इन दोनों में से कुछ भी है, तो भाई वो अपनी कंडीशन को चेंज नहीं करेगा। रेस्ट में है तो मोशन में नहीं जाएगा, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो रेस्ट में नहीं आएगा। कब तक, जब तक कि बाहर से डंडे ना बजाओ, यानी कि फोर्स ना लगाओ, तब तक वो चेंज नहीं होगा। वो चेंज को रेसिस्ट करेगा, रेसिस्ट यानी कि बोलेगा कि मैं नहीं हो रहा, रेसिस्ट यानी कि मना करना, चेंज को मना करना, तो वो चेंज को मना करेगा, वो कहेगा मैं नहीं चेंज होने वाला, ठीक है ना, मैं रेस्ट में रहूंगा, मैं यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में रहने वाला, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यार इसका कोई जो फर्स्ट लॉ है ये तो बता के चलेगा न्यूटन साहब, क्या इसका कोई एवरीडे लाइफ में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई यूज होता है इसका, तो वो क्या है, इसका यूज होता है कि नहीं होता है। तो भाई बहुत यूज है इसके, 5 यूज लिखे हुए हैं, क्या ऐसे लिख दिए, नहीं, समझाते हैं एक एक करके इसको। पहली चीज है, बस स्टार्ट होती है सडनली तो फॉल्स बैक। अब देखो समझना, फील करने की कोशिश करना, आप बस में तो ट्रेवल करते ही हो, अगर स्कूल जाते हो या कहीं घूमने जाते हो, पिकनिक पे जाते हो, कहीं भी किसी भी जगह पे, तो बस में ट्रेवल करते हो, तो एक चीज वहां पर नोटिस करिए, जैसे बस जब स्टार्ट होती है, ध्यान से सुनना, बस रुकी हुई है, आप आराम से बैठे हो, गाना सुन रहे हो, लीड लगा रखा है कान में और गाना सुन रहे हो, कोई सा भी गाना चला लिया, अपना फेवरेट गाना बजा लो मान लो, तो गाना चल रहा है, गाना चल रहा है, अब क्या हुआ, बस एकदम से स्टार्ट हुई, जूम, तो क्या हुआ, बस स्टार्ट हुई तो क्या हुआ, मुंडी गई पीछे। अब मुंडी पीछे क्यों गई, फॉल्स बैक लिखा है, मुंडी पीछे क्यों गई, देखो जब आप जैसे ही बस चली तो आपके जो पैर है वो तो जो बस है उसकी कांटेक्ट में है, ठीक है, तो पैर आगे चले गए, जबकि बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा वो रेसिस्ट कर रहा है चेंज को, वो कह रहा है मैं तो रुका हुआ हूं, ये जो मुंडी है, मुंडी कह रही है कि मैं तो रुकी रहूंगी, मैं नहीं चलने वाली, क्योंकि मैं तो रेस्ट में रहूंगी, मैं तो ढीठ हूं, मैं नहीं सुधरूंगी, मैं मुंडी ऐसी ही रहूंगी, रेस्ट में तो रेस्ट में रहूंगी, जबकि बॉडी आगे निकल गई, तो बॉडी का आगे जाना तो मुंडी ऑटोमेटिकली पीछे हो गई, सिंपल सी बात है। इसीलिए जब बस एकदम से चलती है तो फॉल्स बैक, यानी पीछे की तरफ ढुई करके टक्कर लगती है पीछे सीट से, है ना, लगती है कि नहीं लगती, दर्द होता है बहुत तेज। ऐसे ही इसका ऑपोजिट भी हो रहा होता है, वो क्या हो रहा होता है, जब बस एकदम से रुकती है तब क्या होता है, तब आगे की तरफ झटका लगता है। अब क्यों आगे क्यों लगता है, जैसे जैसे अब ड्राइवर का मन किया, ड्राइवर, ओ भाई साहब ये कौन सी गाड़ी आ गई बीच में, तो एकदम से ड्राइवर ने रोका। अब जैसे ही ड्राइवर ने रोका तो आपके पैर, आपकी नीचे वाली बॉडी तो रुक गई, लेकिन ये जो है, ये मुंडी, ये क्या है, ये तो कह रही है कि मैं तो मोशन में आ गई हूँ, मैं तो आगे चलूंगी, मैं तो आगे चलती रहूंगी, मुंडी कह रही मैं आगे चलूंगी, तो मुंडी आगे जाएगी, जबकि ये रुक चुका है, नीचे वाला बॉडी का हिस्सा रुक चुका है, बट ये आगे धक्का खाएगा। तो होता है कि नहीं कभी कभी, जैसे मान लो ड्राइवर ने एकदम से बस रोकी तो क्या होता है फिर, कि आगे वाले से टक्कर हो जाता है ढूंढ करके, और भाई साहब ये क्या है, टक्कर हो गई, मैम सॉरी सर, सॉरी गलती से हो गया, है ना, बोलते हो कि नहीं, तो फिर ये वाला टक्कर की बात हो रही है। तो वो दोनों, वो कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है वो, न्यूटन्स का। तीसरी क्या बात है, हैंगिंग वेट क्लोथ्स मैनी जर्क्स गिवन। भाई कपड़े पसारने जाते हो छत पे, अच्छा मम्मी जाती है, कोई भी जाता है, तो अगर वो जाते हैं कपड़े पसारने तो क्या करते हैं, कपड़े में पानी लगा हुआ है, तो पानी जो है रेस्ट में है, यानी कि अब उसको क्या करेंगे, हम ऐसे झड़ाक झड़ाक करेंगे, फिर उसके बाद उसको सुखा देंगे, सुखा देते हैं। तो वो हमने उसको झड़क झड़क क्यों किया, ताकि उसका जो पानी जो रेस्ट में था वो मोशन में आ जाए, और अब जब मैं सुखा रहा हूं तो पानी ऑटोमेटिकली गिरने लग जाए, क्योंकि अब सारी की सारी बूंदे मोशन में आ चुकी है, इसलिए तो वहां इसका यूज हो जाता है। फिर ये भी तो यूज होता है भाई, ये गाड़ी में सीट बेल्ट क्यों लगाए जाते हैं, समझ नहीं आता, ये जो कार में बैठे रहते हैं सीट बेल्ट क्यों लगाया जाता है, ताकि भाई जैसे एकदम से कार, आप सोचो खुद ही, एकदम से रोका, एकदम से अगर रोका
तो क्या होता है, तो कहाँ झटका लगता है, आगे मुंडी जाती है कि नहीं जाती है ना। अगर कोई भी चीज रुकती है, स्टॉप होती है, चाहे बस हो चाहे कुछ भी, से कार भी रोकी तो आगे मुंडी जाती है। तो भाई जैसे उसने कार रोकी जुम, तो उसकी मुंडी जुम ऐसे करके गई, बड़ी तेज चोट लगेगी। स्टेयरिंग में बहुत तेज चोट लगने वाली है उसको। तो ऐसा ना हो तो उसलिए क्या करते हैं, सीट बेल्ट को लगा करके रखते हैं, है ना, इसलिए। और अगर वो एकदम से रोके तो उसको आगे मुंडी झटका लगेगी, लेकिन एकदम से वो स्पीड बढ़ाए तो क्या होगा, पीछे झटका लगेगा। तो पीछे के झटके से बचने के लिए सीट तो है वो तो काम चल गई, और आगे के झटके से बचने के लिए सीट बेल्ट है। तो सीट प्लस सीट बेल्ट, ये सेफ्टी हो गई। तो इसीलिए कहते हैं सीट बेल्ट लगा के रखो। फिर उसके बाद बोला है पाइल ऑफ कैरम कॉइन। अच्छा, कैरम बोर्ड तो खेलते होगे भाई। कैरम बोर्ड में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे ये कैरम बोर्ड है हमारा, ये हमारा कैरम बोर्ड है, तो हम क्या करेंगे, डॉन बनने के लिए हम गोटी सजा देंगे ऐसे करके, ऐसे ऐसे हम बोलेंगे ले बेटा दम है तो इसको गिरा के दिखा। ऐसे गिरा कि ये ऊपर की गोटी ना हिले और नीचे की आर पार हो जाए, यानी कि नीचे की गोटी यहाँ आ जाए और ऊपर की ना हिले। ऐसे कर सकता है, अगर कर सकता है तो जान है। तो हम क्या करते हैं, एक गोटी लेते हैं यहाँ से और तेज की मारते हैं ढूम करके, तो ये वाली गोटी तो निकल जाती है, बट ये ऐसी की ऐसी रह जाती है। तो वो क्यों होता है, देखो ऊपर की जो सारी कॉइन्स है, ऊपर की सारी कॉइन्स जो भी है गोटी की, वो तो सेम रहेगी, वो तो रेस्ट में रहना चाहती है। वो कह रही मैं तो नहीं बदलूंगी, मैं तो नहीं सुधरूंगी, तो वो रेस्ट में रहना चाहती है। बट नीचे वाले को आपने दिया झटका, तेज की फोर्स, जो ये गोटी से आपने मारा, तेज की झटका दिया तो ये इधर चले गई, है ना, तो एक फोर्स लग गई। अच्छा, यहाँ पे एक डाउट तो हमारा रह गया कि ये लॉज ऑफ इनर्शिया बोल दिया, बट इनर्शिया होता क्या है, व्हाट इज इनर्शिया, इनर्शिया मतलब होता क्या है एक्चुअल में। मास और इनर्शिया होता क्या है, मास और इनर्शिया एक चीज है कि अलग अलग है, ये समझना होगा। तो समझो, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ विच इट रेसिस्ट अ चेंज। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, कैसे समझे इसको, ये डेफिनेशन तो समझ आने नहीं वाली, इसको समझेंगे, लेकिन आप मेरी बात ध्यान सुनो। एक मान लो आप जो कह रहे थे कि मैं सुधरूंगा नहीं, और चाहे कोई भी कह रहा है कि मैं सुधरूंगा नहीं जब तक बाहर से डंडे नहीं पड़ेंगे, तो भाई हम ये देखना चाहते हैं कि एक बंदा है, ये ढीठ कितना है। ढीठ मतलब समझते हो, जब सुधरेगा नहीं तो हम कहते हैं ना ढीठ, ये जो वर्ड है ढीठ, भाई बहुत ढीठ है ये। अब मान लो एक लड़का है उसका नाम है राम, और एक लड़का है उसका नाम है श्याम, बड़े फेमस से नाम है दोनों, है ना। तो एक राम है एक श्याम है। अब राम कहता भाई कि पेपर आ गए पास में, अब मैं तो भाई क्या कहते हैं, पेपर के 1 महीने रह गए, अब मैं तो नहीं पढ़ने वाला। बट जैसे पेपर के 15 दिन हुए तो उसके दिमाग में एकदम से आया भाई यार पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो घर वाले मारेंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, रिजल्ट खराब हो जाएगा, ये वो जिंदगी खराब, पता नहीं क्या क्या, ऐसे सोचने लगेगा। तो वो क्या करेगा, पेपर से 15 दिन पहले पढ़ने लगेगा। जबकि श्याम श्याम की बात सुनना, श्याम क्या बोलेगा, अरे 15 दिन तो बहुत होता है अभी तो। फिर एकदम से जब पेपर को 5 दिन बचेगा, एग्जाम 5 दिन बाद होगा, तो बोलेगा ओ भाई साहब क्या करूं, तो वो बोलेगा मैं तो नहीं पढ़ रहा अभी भी। मान लो उसने नहीं बोला, उसने बोला कि मैं नहीं पढ़ रहा अभी भी। अब क्या एग्जाम कल है, अब वो बंदा अभी भी नहीं पढ़ने बैठ रहा सुबह हो गई लेकिन अभी भी नहीं पढ़ने बैठ रहा। अब एकदम से मान लो सुबह एग्जाम देने जाना, बट वो अब रात को पढ़ने बैठ रहा है। तो वो कब पढ़ रहा है, वो लगभग 1 दिन पहले पढ़ रहा है एग्जाम के, है ना, एक रात पहले पढ़ रहा है, 1 दिन थोड़ी ना, एक रात पहले पढ़ रहा है। तो मुझे ये बता दो कौन सबसे ज्यादा ढीठ है, राम ढीठ है कि श्याम, श्याम ढीठ है ना, क्योंकि भाई एग्जाम एकदम पास आ गए हैं और फिर भी नहीं पढ़ रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो श्याम बहुत ढीठ है। तो क्या ऐसे ही जो ढीठ है, ढीठपना जो जो ढीठपना है, यानी कि जो इनर्शिया है, इसको इनर्शिया बोलते हैं, जो जितने ढीठ है ना इंसान, यहाँ पे क्या है, राम जो है वो कम ढीठ है जबकि श्याम ज्यादा ढीठ है। तो ऐसे ही कोई भी चीज रखी है, अगर कहीं भी कोई चीज है, तो कोई चीज बहुत भारी है मान लो, तो उसको आप धक्का दे रहे हो, भाई तू जा जा आगे जा आगे जा, वो जा ही नहीं रहा है। तो वो आगे नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि वो ढीठ है ना। जैसे हमारा श्याम ढीठ था, है ना, श्याम हमारा ढीठ था कि नहीं, 1 दिन पहले पेपर की तैयारी कर रहा है। तो वैसे ही जो ऑब्जेक्ट है उसको भी धक्का दिया जाना, पर यार आगे जा ही नहीं रहा है, तो वो ढीठ है। जबकि मैंने कोई हल्की सी चीज रखी, मान लो ये मार्कर है, इसको धक्का दिया जुम, ये तो आगे जा रहा है, तो ये ढीठ नहीं है ना, ये कम ढीठ है, क्योंकि ये बड़ी जल्दी से आसानी से आगे चला गया। तो जो ढीठपना है ये वर्ड थोड़ा आप समझने की कोशिश करना, जो ढीठपना है, जो जितना ज्यादा ढीठ है, जो कहता है मैं नहीं सुधरने वाला, उसके अंदर उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, सिंपल सी बात है। तो जो भारी वाली ऑब्जेक्ट थी वो भी मूव नहीं कर रही थी, और यहां तक कि जब वो चल रही होगी ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक ट्रक है, एक ट्रक चल रही है और एक साइकिल चल रही है, तो ट्रक को रोकना आसान होगा कि साइकिल को,
तो ट्रक ढीट हुई यहाँ पे क्योंकि ट्रक रुकी नहीं रही है। तो अगर कोई चीज मूव कर रही है या फिर रुकी हुई है लेकिन वो चेंज नहीं होना चाहती, वो ढीट है, एकदम ही ढीट है, जो जितना ज्यादा ढीट है उसके अंदर उतना इनर्शिया होगा, सिंपल सी बात है। आप समझते हैं इसकी डेफिनेशन, अब देखना आपको बड़े आराम से समझ आएगा। प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ विच, जिससे ये रेसिस्ट करता है एक चेंज को, यानी कि रेसिस्ट चेंज मतलब समझ गए, सुधरना नहीं है इसे, तो इन इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया, यानी जो उसका ढीठपना है, जो उसका एग्जाम में ढीठपना मत लिख के आ जाना, पहले बता रहा हूं। प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट इज रेसिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट, अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि अगर रुका हुआ है तो मूव नहीं कर रहा है, और मूव कर रहा है तो रुक ही नहीं रहा है, तो स्टेट चेंज नहीं कर रहा है, तो उसे कहते हैं इनर्शिया। वो चेंज नहीं होना चाहता, वो ढीठ है एकदम। तो ढीठपन को कितने बार ये वर्ड यूज कर लिया, ढीठपन ढीठपन, ढीठपन को जो यूज किया जाता है वो इनर्शिया के लिए किया जाता है, वो आपको समझाने के लिए था। एग्जाम में ये डेफिनेशन लिख के आना, पहले बता रहा हूं मैं। चेतावनी, एग्जाम में ढीठपन वर्ड नहीं होना चाहिए, एग्जाम में कृपया करके ये डेफिनेशन लिख के आइए। तो अगला, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय मास। भाई अब एक बात बताओ, मैंने बोल दिया कि जो श्याम है बहुत ढीठ है, एग्जाम से एक रात पहले पढ़ रहा है और वो 15 दिन पहले पढ़ रहा है, तो क्या हो अगर ऐसा तरीका हो कि ढीठपन को नापने का, जो ढीठ है कितना ढीठ है कितना नहीं है उसको नापने का एक पैमाना हो। पैमाना मतलब समझ रहे हो कि कौन कितने लेवल का ढीठ है कितने बड़ा ढीठ है कौन सा इंसान। जैसे अगर यहाँ पे हम देखें तो ऑन अ लेवल 1 to 10, मान लो मैंने इसको स्कोर दे रहा हूँ ढीठ में कि कौन कितना ढीठ है, तो मैं बोलूंगा भाई साहब जो श्याम है ना उसके तो ढीठ में उसके 10 में से 10 मार्क्स है, एकदम बहुत ढीठ है वो। जबकि ये जो है ये ढीठ है ही नहीं, ये है लेकिन उतना नहीं है, तो इसके जो ढीठ है वो ढीठ में से ढीठ के 7 मार्क्स है। मतलब कितना ढीठ है ये, 7 मार्क्स। ढीठ में इसके कितने नंबर है, 7। ढीठ नाम का मान लो कोई टेस्ट हुआ होता कि कौन कितना ज्यादा ढीठ है, कौन कितना ज्यादा नहीं सुधरने वाला है, तो फिर ज्यादा मार्क्स किसके आते, श्याम के आते, है ना। तो इसी तरह से उस ढीठपन को जो नापने का तरीका है, जिस तरह से हमने इसमें नापा, स्कोर दिया इनको 10 में से 10 या फिर 10 में से 7 जैसे दिया राम को, तो उस तरह से जो इनर्शिया उसको भी नाप सकते हैं, उसको भी मेजर कर सकते हैं। तो उसको मेजर करने का तरीका, उसको नापने का जो तरीका है वो है मास। जो नापते हैं ना कितना ग्राम है किलोग्राम है, उसे कहते हैं मास, वो मास है। तो वो नापता है इनर्शिया को। इनर्शिया को नापा कैसे जाता है, मास से। फिर से बता दूं, अगर देसी भाषा में समझना है तो सिंपल सी बात है, वो जो ढीठपन है वो ढीठपन इनर्शिया है, लेकिन वो ढीठपन किस लेवल का है, उस लेवल को कहते हैं मास, कि कितना ज्यादा है, उसको नापने का तरीका क्या है। तो इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय, इनर्शिया को ऑब्जेक्ट कैसे किया जाता है, मास से, मास के फॉर्म में, केजी, ग्राम, क्विंटल, इन सब में नाप लिया जाता है इसको, है ना। तो एक और चीज मुझे बताओ, कोई चीज है, अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना एक हैवी ऑब्जेक्ट का, यानी कोई भारी ऑब्जेक्ट है, तो भारी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो उसको मैं धक्का दूंगा तो वो हिलेगा नहीं, यानी वो अपनी स्टेट नहीं चेंज करेगा, यानी वो रेस्ट में है तो मोशन में नहीं जाएगा, और मोशन में तो रेस्ट में नहीं आएगा, है ना। जैसे अगर कोई भारी चीज रखी है तो उसको मैं धक्का दूंगा तो वो इतनी जल्दी नहीं जाएगी, वो बहुत ढीठ है। क्यों ढीठ है, क्योंकि वो भारी है, और वही अगर ये हल्की चीज थी मारकर तो ये हिल गई थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मास जैसे जैसे मास ज्यादा होता जाएगा वैसे वैसे ढीठपन यानी इनर्शिया भी बढ़ता जाएगा, है ना। सही बोला कि नहीं। तो जो इनर्शिया है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि कोई भी चीज हैवी ऑब्जेक्ट थी, जो अगर हैवी ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे ये हैवी ऑब्जेक्ट है तो ये भारी है, तो इसके अंदर इसका हैवी है यानी कि इसका मास ज्यादा होगा, तो इसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। अब इनर्शिया ज्यादा होगा मतलब क्या, ये अपनी स्टेट चेंज जल्दी नहीं करेगा भाई, स्टेट चेंज जल्दी नहीं करेगा। जबकि अगर मैं लाइट ऑब्जेक्ट, हल्के ऑब्जेक्ट की बात करूं तो उसमें क्या है, मास कम है, मास कम है, इससे तो कम ही है ना, मास कम है, इनर्शिया भी कम होगा, फिर ढीठपन भी कम है इसके अंदर, और स्टेट चेंज कर सकता है, ये तो जल्दी से भी कर सकता है, इसकी मर्जी है भाई, क्यों, इसको जितना ज्यादा फोर्स दे दोगे उतनी जल्दी ये हो जाएगा। जैसे अगर श्याम को इतना बोला था, श्याम को तो अगर डंडे मारता तब जाके सुधरता, लेकिन वो एक रात पहले पढ़ रहा है एग्जाम के, सोचो, तो फिर वो ढीठ है ज्यादा, और ढीठ में 10 में से 10 मार्क्स भी लेके आए हैं, है ना, अच्छी बात है ना।
अब ये यहाँ तक तो ठीक है कि मास इनर्शिया सब समझ आ गया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो करते ही है कि मास को वेलोसिटी से गुना कर देते हैं और फिर वो कहते हैं कि भाई मास को वेलोसिटी से गुना किया तो एक नया टर्म्स इंट्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं मोमेंटम। तो ये मोमेंटम क्या होता है? तो मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी मोमेंटम होता है। बट इसकी फील कैसे आएगी कि ये होता क्या है एक्चुअल में, ये मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, मोमेंटम होता क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट हैव। जो कोई चीज मोशन कर रही है तो मोशन को नापने की भी एक क्वांटिटी होती है। अरे भाई ये क्या बात हुई, मोशन को भी नाप सकते हैं क्या? जैसे कोई चीज मूव करे तो उसको नाप सकते हैं, हाँ नाप सकते हैं। तो उसको नापने का तरीका है मोमेंटम। मोमेंटम क्या करता है? मोशन की क्वांटिटी को नापता है। यही इसकी सिंपल डेफिनेशन है। अदरवाइज पूछेंगे तो फॉर्मूला के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि मोमेंटम बराबर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, सिंपल। तो अब ध्यान से समझना, इसका डेली लाइफ में भी यूज होता है। ये कोई खाली चीज, अभी पर्सन डाई, कैसे भाई मर गया पर्सन, कैसे मरा? तो ध्यान से सुनो कैसे मरा है वो। बुलेट थी, छोटी सी बुलेट होती है जो गोली, क्या देखो यहाँ पे ये बंदा खड़ा है, ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो मेरे पास एक गन है, फ्री फायर वाली गन है। अब भाई मुझे नहीं पता फ्री फायर वाली गन कैसी होती है, लंबी सी कुछ होती है शायद, जिक 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 करके आती है। तो उसमें से एक बुलेट आई, बुलेट, और इसका मास बहुत कम है। इसकी जो इसका मास है, वजन मतलब वजन तो अलग होता है, इसका जो मास है, जो वो द्रव्यमान हिंदी में बोलते हैं, तो जो इसका मास है बहुत कम है। तो मास इतना कम है फिर भी भाई साहब इसकी जो वेलोसिटी है ना वो लगभग 100-200 पता नहीं कितनी होती है, बहुत ज्यादा होती है। उसकी वजह से इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो भाई साहब जब ये इसके चीरती है ना एकदम ही जा करके, तो वो बंदा एकदम से मर जाता है, कहता मर गया, मर गया, और ये एंड में मर जाता है फिर ऐसे करके। तो इसको गोली, देखो गोली का मास नहीं है उतना, लेकिन वेलोसिटी उसकी ज्यादा है तो उसकी मोमेंटम ज्यादा हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ, वो बंदा, गोली बहुत तेज लगी, और गोली के अंदर थोड़े जहर भी होते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे गोली, तो उसकी वजह से मर गया बंदा, है ना, पर्सन डाई। तो क्या लिखा है, बुलेट स्मॉल मास होता है लेकिन ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस मतलब बहुत 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 ज्यादा, ट्रेमेंडस वेलोसिटी होती है तो पर्सन डाई, सिंपल सिंपल। अच्छा मर गया और सिंपल। अच्छा दूसरी बात यह कि रोड एक्सीडेंट होता है तो व्हीकल जो होते हैं वो हाई स्पीड में होते हैं, इसीलिए रोड एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि हाई स्पीड होगी तो हाई स्पीड यानी मोमेंटम भी ज्यादा होगा। अब ना इसको थोड़ा मैथमेटिकली कैसे समझेंगे कि मोमेंटम मतलब होता क्या, सवाल अगर आए तो फिर कैसे करेंगे, ये बोलेंगे क्वांटिटी ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट है वो मोमेंटम है, नहीं ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना, जब भी मोमेंटम पूछे तो एक चीज याद रखो, जो मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल। अब मोमेंटम को जैसे फोर्स को F से दिखाते हैं तो वैसे ही मोमेंटम को P से दिखाते हैं, M से नहीं भाई, P से, M से। सब M से दिखाने लग जाओगे तो मास किससे दिखाओगे? तो मोमेंटम P होता है और मास M होता है और वेलोसिटी V होता है। तो यहां से एक फॉर्मूला आया P बराबर mv, P बराबर mv, जो मोमेंटम है वो मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने पे आता है। अब एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई चीज है अगर वो रेस्ट में है, कोई चीज रुकी हुई है, तो उसकी मोमेंटम क्या होगी? भाई ये तो बड़ा आसान है, देखो कैसे करेंगे। P बराबर mv होता है, अगर कोई भी चीज कितना भी मास ले लो, कितना भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो चीज रुकी हुई है, रुकी हुई मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी 0 है तो 0 आ गया, तो m को 0 से गुना करो तो 0 आ गया। तो जो रुका हुआ होता है, कोई भी चीज अगर रुकी हुई है तो उसका मोमेंटम कितना होता है, 0। एमसीक्यू में सवाल आ सकता है कि एनी ऑब्जेक्ट इन रेस्ट इज हैविंग मोमेंटम, तो ऑप्शन दे रखा होगा 0, -1, 2, नन ऑफ दीज, ऐसे करके, तो आप ऑप्शंस लगा सकते हैं वहां पे, है ना। बट अब ये सवाल उठता है कि भाई यहां तक तो ठीक है, इसकी कोई यूनिट भी होती है क्या? मोमेंटम की कोई यूनिट भी होती है? फोर्स को तो न्यूटन बोल देते हो, तो मोमेंटम की कोई यूनिट होती है क्या? तो हाँ होती है। देखो जो मोमेंटम होता है वो P होता है, वो m मल्टीप्लाई v होता है, हाँ ठीक है। तो m जो होता है यानी मास, उसको हम केजी में नापते हैं, और जो वेलोसिटी होती है उसको मीटर पर सेकंड में नापते हैं। तो मोमेंटम की यूनिट क्या हो गई, मोमेंटम की ऐसा यूनिट हो गई केजी मीटर पर सेकंड। ये ऐसा यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना तो ऐसा यूनिट बहुत काम आती है। अगर न्यूमेरिकल्स के लेक्चर देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक कर, पहले बता दिया मैंने, बार बार क्यों बता रहा हूँ, है ना। तो केजी मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो गई, सिंपल। तो मोमेंटम की यूनिट पता चल गई, केजी मीटर पर सेकंड होती है। अच्छा यहां तक भी ठीक है, लेकिन
क्या कुछ क्वेश्चन जरूरी है उस लेक्चर में जाना? क्या हम यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन नहीं करवाओगे हमें? तो भाई करवा रहा हूँ, रुको वेट करो। तो एक दो क्वेश्चन ऐसा करते हैं ना, मोमेंटम के एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे भी कर लेते हैं ताकि हमारा हल्का सा तो कॉन्फिडेंस आ जाए। चलो यार जल्दी से दो सवाल देख लेते हैं मोमेंटम के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मुझे दो सवाल इंपॉर्टेंट लगे मैंने वही वाले लिया। तो क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन बोला है कि व्हाट विल बी द मोमेंटम, मोमेंटम बताना है यानी पी बताना है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास दे रखा है 10 kg, वेलोसिटी दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी कर देंगे। तो p बराबर mv होता है, m कितना दे रखा है 10 और वेलोसिटी कितनी दे रखी है 2, तो क्या आ गया 20 kg मीटर पर सेकंड, है ना, सिंपल था। तो दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल क्या है? एक कार है, एक कार हैविंग मोमेंटम, इस बार मोमेंटम दे दिया यानी कि p दे रखा है 200 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है, और मास दे रखा है 1000 kg, मास 1000 kg दे रखा है। पूछा क्या है? जरूर वेलोसिटी पूछी होगी, है ना, वेलोसिटी पूछी है। तो p बराबर mv, p दे रखा है 200 और m दे रखा है 1000 मल्टीप्लाई v, तो ये इधर जाएगा, 20 से 20 काट देते हैं पहले तो ये आ जाएगा 2/10, फिर ये आ जाएगा 0.2, तो v कितना आ गया 0.2 मीटर पर सेकंड, है ना। सिंपल सवाल थे ना। ऐसे ही सवाल एनसीईआरटी में दे रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो भी करने हैं तो भाई बार बार एक ही चीज क्यों बता रहा हूं मैं, पता नहीं समझ ही नहीं आ रहा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसकी, क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल्स, क्योंकि यहाँ से फिजिक्स में आपका 9th का साइंस वाला फिजिक्स पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वो देख सकते हैं जाकर के। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसको हमने करके देखा। ऐसे एग्जाम में आएंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में बहुत आसान सवाल आते हैं इसी तरह के आते हैं। अगर न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखे ना, तो उसमें इन्होंने ये बोला कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। समझ नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है, आप मेरी बात समझना ध्यान से, मैं बोलूंगा और आप समझना ध्यान से। इन्होंने ये बोला है कि जो फोर्स होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, बस। अच्छा, क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो अब हम क्या करेंगे ना, फोर्स को डिराइव करने जाएंगे कि फोर्स आया कैसे। वो फॉर्मूला याद है, F बराबर ma, तो भाई वो पैदा कहां से हुआ, वो आया कहां से, वो फॉर्मूला उसका ओरिजिन कहां से हुआ, तो अब वो समझेंगे। देखो इन्होंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, समझ लेते हैं। बस सिंपल सी बात ये है कि जो अनबैलेंस फोर्स होता है ये अनबैलेंस फोर्स है, और फोर्स अनबैलेंस ही होगा तभी तो काम बनेगा, तभी तो वो चीज स्टेट चेंज होगी यानी मूव करेगी या फिर खिसकेगी। तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के, सिंपल। अब इसको समझते हैं कि ये मोमेंटम, पहले तो आप एक चीज समझो, मैं एक अजम्पशन ले रहा हूं यहाँ पे कि भाई कोई मेरे पास एक चीज है, एक कार है, कार का एग्जांपल ले लेते हैं, कार ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हम सबको कार बहुत पसंद है ना। तो ये कार है, तो ये कार जो है इसका मास है m, इस कार का मास m है, और शुरू में जिस जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है इनिशियली वो है u, ऐसा मान लिया हमने। अब बाद में इसकी जो वेलोसिटी है, इस कार की बाद में वेलोसिटी हो गई है, वो हो गई है v। तो पहले u थी, बाद में v हो गई, लेकिन भाई मास तो वही रहेगा ना, मास तो m ही रहने वाला है। ऐसा थोड़ी ना कि कार आगे जाके मोटी हो जाएगी, पतली ना, ऐसा नहीं। तो शुरू में इसकी जो वेलोसिटी है वो u है और जो बाद में वो v है, ठीक है, यहां तक समझ आया। अब एक काम करते हैं ना कि यहाँ पे इसका मोमेंटम निकाल लेते हैं और इसको हम बोल देते हैं p1, यानी शुरू में क्या था p1, यानी शुरू में मोमेंटम क्या था। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू में वेलोसिटी, जो कि यहाँ पे u है। फिर ये शुरू में निकाला, अब बाद में निकालते हैं, बाद में को मैंने बोल दिया p2, तो वो क्या होगा, मोमेंटम तो वही होता है मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी यहाँ पे v है। तो यहां तक समझ आ गया कि, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये इनिशियल मोमेंटम है और ये फाइनल मोमेंटम है ना। यहां तक समझ आ रहा है, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो अब ये देखते हैं कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। चेंज इन मोमेंटम, चेंज क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब भाई बाद में क्या थी और पहले क्या थी, दोनों को माइनस कर देते हैं, यानी कि P2 क्या था, बाद में क्या हो गया, और पहले क्या था, माइनस कर दिया। जैसे अगर मैंने बोला भाई एक बंदा है वो पढ़ रहा है, तो उसके मार्क्स पहले 40 आ रहे थे, लेकिन अब उसके पढ़ने के बाद मार्क्स
उसके 60 हो गए, तो उसमें कितने मार्क्स का चेंज आया, 60 माइनस 40 यानी 20 मार्क्स का चेंज आया, है ना। तो वैसे मोमेंटम में कितना चेंज आया, मोमेंटम में चेंज आया बाद में जो था और पहले जो था, तो P2 माइनस P1। क्या P2 की जगह मैं MV लिख सकता हूं, ये रहा P2 की जगह MV लिख दिया, माइनस P1 की जगह मैं MU लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं MU। और क्या मैं यहां से M कॉमन ले सकता हूं, हाँ, और V माइनस U कर दिया। ठीक है, यहां तक तो समझ आया कि चेंज इन मोमेंटम मतलब समझ आ गया कि M V माइनस U होता है। ठीक है, अब ये देखते हैं किसी भी चीज के ऊपर अगर रेट लगा देते हैं, रेट, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला रेट ऑफ इंक्रीजिंग मार्क्स, जो वो बच्चा था एग्जाम में जिसके नंबर 40 से 60 गए थे, तो मैंने ये पूछा रेट ऑफ इंक्रीजिंग मार्क्स, तो पता है क्या करेंगे, 60 में से 40 माइनस करेंगे और उसको ये करने में कितना टाइम लगा, मान लो 1 महीने लगे, तो 1 महीने से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो वहां पे क्या करूंगा मैं, चेंज इन मोमेंटम तो हो गया, चेंज इन मोमेंटम तो आ गया, एम वी माइनस यू आ गया। ठीक है, अब अगर मुझे रेट निकालना है, किसी भी चीज का रेट निकालना है, तो आप एक चीज याद रखो, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम जो है उसका मैं रेट निकाल रहा हूं, तो क्या होगा वो, उससे हम जो टी है उससे डिवाइड कर देंगे, ये चेंज था कि नहीं, एम वी माइनस यू, ये चेंज था। अब मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूंगा, तो ये है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो देखो, शुरू में मोमेंटम mu था, शुरू में mu, बाद में mv, तो चेंज कितना हुआ, चेंज क्या बोलूंगा मैं, mv माइनस mu, mv माइनस mu, m कॉमन आ गया, v माइनस u, है ना। देन उसके बाद मैं बोलूंगा रेट बताओ, तो रेट बताने के लिए टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो टाइम से डिवाइड कर दिया यहाँ पे मैंने, तो m v माइनस u बटे t, तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। यानी कि मैंने अभी एक चीज बोली यहाँ पे कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के, यानी कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है एम वी माइनस यू, एम वी माइनस यू बट्टे में टी। ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल आ गया। अब एक चीज ध्यान से सुनना, क्या मोशन चैप्टर में ये नहीं पढ़ा, क्या आपने मोशन चैप्टर में ये पढ़ा है ना, एक्सेलरेशन जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है, पढ़ा है, हाँ पढ़ा है। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूँ फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m और v माइनस यू बटे टी, वी माइनस यू बटे टी, वी माइनस यू बटे टी, क्या ये a है ना, तो उसकी जगह मैं a लिख सकता हूँ। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया एम ए के, यानी कि मैं बोल सकता हूँ f बराबर कोई कांस्टेंट k है और एम ए। देखो, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है ना, तो क्या होता है, उसकी जगह जब बराबर लगाते हैं अगर हम निशान, तो वहां पे के आता है। अब ये के होता क्या है, तो के जो है वो एक कांस्टेंट है, और साइंटिस्ट ने जब देखा ना, तो साइंटिस्ट को पता चला ये जो कांस्टेंट है ना, ये जो कांस्टेंट है, इस के की वैल्यू आ रही है 1, के कितना आ रहा है 1, तो अगर मैं के की जगह 1 डाल दूं, डाल दिया के की जगह 1 मान लो, तो क्या आएगा, एफ बराबर एम ए, और यही फॉर्मूला तो हमें याद करना है, एफ बराबर एम ए, है ना। हमेशा ये सबको देखो, किसी बंदे ने फिजिक्स पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन उसको ये फॉर्मूला जरूर याद रहता है, क्या, एफ बराबर एम ए, लेकिन वो नहीं पता होगा आया कैसे, वो नहीं पता होता उसको, लेकिन आपको तो पता है, उसको नहीं पता होता, लेकिन एफ बराबर एम ए सबको याद होता है। तो अगर ये फॉर्मूला याद है, तो ऐसे वाले सवाल जो होंगे वो भी आप कर सकते हैं, जो कि बैक एक्सरसाइज में या किसी में भी दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, चाहे एग्जाम में भी आ जाएंगे तब भी आप करके आओगे, पीवाईक्यूज भी आएंगे तब भी आप कर लोगे बड़े आसानी से। अब मेरा एक सवाल है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 1 न्यूटन को डिफाइन करो। 1 न्यूटन क्या होता है, ध्यान से सुनना, फोर्स की बात हो रही है, तो क्या मैं यहाँ से फोर्स का यूनिट निकालूं, फोर्स जो है बराबर होता है एम ए के, जो एम है, एम यानी मास, मास को मैं केजी में लिखता हूं, और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखता हूं। तो ये जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना भाई, बार बार इतना बड़ा थोड़ा ना लिखेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बार बार ऐसे लिखते जाओ, तो हम क्या कहते हैं, जो ये केजी मीटर पर सेकंड है, इसको बोलने लग जाते हैं न्यूटन, न्यूटन, जिसको हम कैपिटल एन से दिखाते हैं, तो कैपिटल एन यानी न्यूटन। तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या हो गई, जैसे वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है जूल, वैसे फोर्स की होती है न्यूटन, तो न्यूटन फोर्स की यूनिट हो गई। अब इन्होंने बोला 1 न्यूटन को डिफाइन करो, तो 1 न्यूटन को डिफाइन करने का सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूं। ये कह रहे हैं कि भाई जो फोर्स है, वो 1 न्यूटन कब आएगा, तो भाई ये तो जब ही आएगा ना जब मैं m और a को मल्टीप्लाई करूं,
और वो मेरा 1 आए, है ना, तभी आ सकता है। तो अगर मैं मास 1 kg ले लूं, 1 kg मास का कोई ऑब्जेक्ट ले लूं, अगर कोई 1 kg मास का ऑब्जेक्ट है और उसकी एक्सेलरेशन अगर 1 मीटर पर सेकंड है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मैं कहूंगा कि उस पे जो फोर्स लगेगा वो 1 न्यूटन का फोर्स है ना। तो 1 न्यूटन को डिफाइन कैसे करेंगे? 1 न्यूटन इज अ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी सिंपल सी, है ना, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में भी लिखी होगी। तो अब इसका जो न्यूटन है, उनका जो लास्ट नियम है, जो कि थर्ड लॉ है, तीसरा लास्ट, जिसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो थर्ड लॉ को हम समझेंगे और उसका कोई प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज भी है वो है या नहीं है, बट उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जो कि है हम प्रूफ करेंगे फर्स्ट लॉ को। जो हमने सेकंड लॉ भी सीखा है ना, जो सेकंड लॉ अभी हमने सीखा है, ये सेकंड लॉ ही है पूरा का पूरा, जिसमें डेरिवेशन वगैरह सब करी है। तो सेकंड लॉ में जो हमने सीखा है, इस सेकंड लॉ की मदद से हम फर्स्ट लॉ को प्रूव करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या था याद है? फर्स्ट लॉ था इनर्शिया वाला, यानी कि कोई चीज रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी और अगर मोशन में तो मोशन में रहेगी, है ना, ये था ना उसका फर्स्ट लॉ, यही था। तो उसको हम प्रूव करेंगे अब सेकंड लॉ की मदद से। उसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या क्या रहा था। फर्स्ट लॉ तो ये कह रहा था कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहर जो फोर्स लग रही है वो जीरो है, तो क्या कह रहा था फर्स्ट लॉ? ध्यान से सुनो। वो कह रहा था कि एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स मान लो आप, जो फोर्स है वो जीरो है। हाँ ठीक है, यहां तक तो समझ आया, फोर्स जीरो है। तो इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, है ना, और कोई चीज मोशन में है, उसकी वेलोसिटी अगर मान लो कुछ है, 5 मीटर पर सेकंड है, तो वो उसके बाद भी 5 मीटर पर सेकंड ही रहने वाली है। यानी कि इसको थोड़ा सा प्रूफ करके देखते हैं एक बार कैसे होगा। तो इसमें दो कंडीशन बनी ना। एक कंडीशन ये बनी, पहली वाली, कि कोई चीज रेस्ट में है, तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि बाद में भी ये चीज रेस्ट में होगी, है ना। और एक कंडीशन ये बनेगी इसमें, एक कंडीशन ये बनेगी इसमें कि कोई चीज अगर मोशन में है, मोशन में है, तो पहले एक काम करते हैं, इसको देखते हैं रेस्ट वाली कंडीशन को, कि इन्होंने बोला था भाई कि फोर्स मत लगाओ और रेस्ट वाली चीज रेस्ट पे रहेगी। तो ये बात तो प्रैक्टिकली हमें पता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मार्कर रुका हुआ है ऐसे यहाँ पे, तो मैं इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो ये चलेगी नहीं ना, ये रेस्ट में रहेगी, क्योंकि पहले भी रेस्ट में थी, अभी भी ये रेस्ट में रहने वाली है। तो इसको अब हम मैथमेटिकली साइंटिफिकली प्रूफ करने जा रहे हैं। कैसे प्रूफ करेंगे वो समझते हैं। तो देखो एफ जीरो दे रखा है, बराबर जीरो दे रखा है, तो हमें फॉर्मूला पता है, एफ बराबर एम वी माइनस यू बटे में टी, ये फॉर्मूला है। तो इन्होंने जब बोला रेस्ट, तो रेस्ट का मतलब क्या है ये बात बताओ मुझे। रेस्ट का मतलब ये नहीं है कहीं, रेस्ट का मतलब यही तो है कि जो इसकी जो वेलोसिटी है शुरू में u, वो जीरो है। रेस्ट मतलब यही तो हुआ ना, कि जैसे अगर कोई चीज रुकी हुई है तो रुकी हुई है, रेस्ट मतलब u जीरो है, यानी शुरू में वेलोसिटी जीरो है इसकी। तो अब हम यहाँ ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे जीरो रख देते हैं, फोर्स भी तो जीरो ही दे रखा है, और मास m, और जो v है, v मान लो v जो है हमें नहीं पता, v माइनस u की जगह मैंने लिखा जीरो और बटे में t। तो अब क्या होगा यहाँ पे देखो, t इधर चला जाएगा तो जीरो मल्टीप्लाई t, और m नीचे आ जाएगा, तो m नीचे आ गया बराबर v माइनस जीरो। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जीरो को t से गुना करेंगे तो जीरो आएगा, और बटे में m बराबर v में से जीरो घटाएंगे तो v आएगा, और जीरो को किससे भी डिवाइड करो तो जीरो ही आता है, तो v क्या आ गया, v भी जीरो आ गया। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि शुरू में अगर रेस्ट में थी तो फाइनली भी रेस्ट में हो गई। u जीरो था, शुरू में अगर जीरो था, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो थी, तो बाद में भी जीरो है, तो भाई प्रूफ हो तो गया कि फोर्स नहीं लग रही तो रेस्ट में है, तो बाद में भी रेस्ट में है। अब ये समझते हैं कि मोशन में अगर शुरू में थी, जैसे कोई चीज है, मान लो ये आपका दोस्त है, ये आपका दोस्त है चुन्नू, चुन्नू ये आपका दोस्त है, ये भाग रहा है, शुरू में इसकी जो वेलोसिटी है वो है u, और इसका जो मास है वो m है, और बाद में इसकी जो वेलोसिटी है वो v हो गई, v इसकी बाद में वेलोसिटी हो गई। तो अब हमें ये देखना है कि भाई फोर्स तो जीरो दे रखा है, फोर्स जीरो दे रखा है, तो अब हमें ये दिखाना है कि ये और ये दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है, फोर्स जीरो है इसीलिए। तो F बराबर m v माइनस यू बटे में t, तो F की जगह मैंने लिखा जीरो, m v माइनस यू और बटे में t।
तो टी इधर जाएगा, एम इधर आएगा, तो 0 मल्टीप्लाई टी बट्टे में एम। देखो यहाँ पे भी 0 मल्टीप्लाई टी बट्टे में एम था, तो ये ओवरऑल क्या हो गया था 0, तो ये भी ओवरऑल 0 ही होने वाला है, बराबर v माइनस यू। तो 0 v माइनस यू, तो ये u इधर आएगा तो इधर प्लस का बन जाएगा, यानी u बराबर v। तो जो शुरू में जो वेलोसिटी थी उसकी, जो दोस्त जिस स्पीड से भाग रहा था आपका दोस्त, अभी बाद में भी उसी स्पीड से भाग रहा है, अगर उस पर फोर्स नहीं लग रही तो प्रूफ हो तो गया भाई। देखो सेकेंड लॉ में हमने फोर्स का फॉर्मूला निकाला और हमने बोला कि जो फोर्स है वो एम वी माइनस यू बटे टी है, ये फॉर्मूला निकाला, यानी फोर्स बराबर एम ए है वो फॉर्मूला। और उसी से हमने फर्स्ट लॉ को प्रूव कर दिया कि अगर कोई चीज रेस्ट में थी शुरू में तो बाद में भी रेस्ट में रही, अगर कोई मोशन में थी तो बाद में भी, देखो मोशन में थी कि नहीं यू में, बाद में भी मोशन में रही, सेम चेंज ही नहीं हुआ, जो यू है वही वी के बराबर है, सेम उसकी वेलोसिटी रह गई, चेंज नहीं हुआ, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाना, सिंपल सी बात है। तो थर्ड लॉ की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ नहीं आता, पल्ले नहीं पड़ता एनसीईआरटी, सिंपल सी बात है, आप ऐसा समझो, देखो तू मारेगा तो मैं भी मारूंगा, आपका दोस्त क्या कहता है, तू मेरे को मारेगा, मेरे को मारेगा, मैं भी मारूंगा, मैं भी नहीं छोड़ने वाला। तो आप जो अपने दोस्त को मार रहे हो वो एक्शन है, और उसके बदले में जो वो मार रहा है वो रिएक्शन है, ठीक है। तो एक्शन आपने किया, आपने मारा उसको थप्पड़ खिंचा के, तो उसने भी एक थप्पड़ धर दिया आपके खिंचा के, तो एक्शन आपने किया, उसने करा रिएक्शन। अब एक बात बताओ, आप एक ऑब्जेक्ट हो अलग और वो एक ऑब्जेक्ट है अलग, हालांकि ऑब्जेक्ट ये इंसान है बट फिर भी ऑब्जेक्ट साइंस की दृष्टि से अगर देखें तो एक ऑब्जेक्ट आप हो, एक ऑब्जेक्ट वो है, तो ये एक्शन आप उसको दे रहे हो, यानी आपने एक थप्पड़ मारा खिंचा के तेज की, उसने भी एक थप्पड़ मारा, तो इसमें कितने ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, दो की जरूरत पड़ी, एक आप और एक आपका दोस्त, तो दो ऑब्जेक्ट, तो एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, सिंपल सी बात है, यही लिखा है यहाँ पे, देखो नोट करके लिखा है, वो भी एग्जाम में आ सकता है। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है ये तो समझ आ गया। अब इसका कोई एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन है भाई, एप्लीकेशन यानी यूज कहाँ होता है डेली लाइफ में, सिंपल सी बात है। आप जैसे आपका ये रोड है, तो आप क्या करते हो ना, आप चलते हो रोड पे ही चलेंगे, आसमान में थोड़े ना चलेंगे, तो समझो भाई रोड पे चलते हो जैसे, तो जब आप रोड पे चलते हो तो आप क्या करते हो, जमीन को पीछे खींचते हो। जमीन को खींचने का मतलब क्या, हम ऐसे लौट जाते क्या, नहीं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि आप क्या करते हो, पैर से जमीन को पीछे करते हो, है ना। जैसे मान लो मैंने पैर से जमीन को पीछे करा, जाऊंगा नहीं, पैर से जमीन को पीछे करा, तो जमीन जो है मेरे को आगे धक्का दे रहा है, नहीं आया समझ में, फिर से समझना। देखो जैसे अगर पैर है तो पैर से आपने जमीन को पीछे कर दिया, अब जमीन ने बोला भाई तूने मेरे को पीछे किया, मैं तेरे को आगे करूंगा, तो जो आपने एक्शन दिया जमीन को वो था पीछे करना, और जो उसने रिएक्शन दिया जमीन ने आपको, वो आपको जमीन ने आगे खींच दिया, तो वो उसका रिएक्शन है। एक्शन क्या था, जमीन पीछे करना, और रिएक्शन क्या हुआ, आप आगे हो गए, सिंपल। तो ये इसका एग्जांपल है। दूसरा क्या है, गन रिकॉइल्स। गन रिकॉइल्स मतलब क्या, वो फ्री फायर नहीं खेलते तो उसमें ऐसे करके आते ढाए ढाए, तो ये क्या हो रहा था, जैसे गोली आगे जा रही है तो बंदूक पीछे आ रही होती है, तो उसको कहते हैं गन रिकॉइल। गन रिकॉइल जो होता है, तो आपने करा गोली मार के, आपने करा एक्शन, और वो जो गन पीछे जा रही है वो है रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन, एक्शन हुआ गोली पे और रिएक्शन हुआ बंदूक पे, है ना, तो वो हो गया एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया गन रिकॉइल्स में। अच्छा, रोइंग ऑफ अ बोट, जैसे आप क्या करते हो, जब बोट चलाते हो, आप थोड़े ना चलाओगे, नौका चालक चलाएंगे जो नाव चलाने वाले होते हैं, है ना। तो नाव चलाने वाले ने बोट चलाई, उसने क्या किया, जो चप्पू है उसको पीछे करा, जूम पीछे करा, तो पानी ने उसको आगे खींच दिया, ऐसा होता है कि नहीं। तो आपने एक्शन करा कि आपने उसको पीछे करा चप्पू से पानी को, और पानी ने आपको आगे खींचा, है ना, नाव को आगे कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ से ये समझाओ मेरे को कि ये जो चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वो तो ठीक है कि आपने अच्छे से समझा दिया, आपने मोमेंटम, फोर्स, एफ बराबर एम ए कहां से आया, सब कुछ समझा दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ न्यूटन के ऊपर सेब गिरा, ये सब आपने बता दिया, ठीक है। लेकिन क्या एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा तो किस तरह से पूछेगा एग्जाम वाले क्वेश्चन, वो ऐसे थोड़ा ना पूछेंगे कि डेरिवेशन ये वो क्या ऐसे पता नहीं, तो पूछेंगे किस तरह से सवाल, वो समझना ज्यादा जरूरी है।
तो अब ना इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, जो कि एग्जाम में, आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकते हैं। तो ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, प्रीवियस ईयर भी है और हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखो प्रीवियस ईयर में ना 5 एमसीक्यू आ रखे हैं, आपको क्या करना है ना, ये 5 क्वेश्चन एमसीक्यू के आएंगे, तो आपको इसके आंसर देखने और आंसर मैच करना है कि आपके 5 में से कितने मार्क्स आए। जैसे क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो वीडियो को पॉज कर लो और अपने मन में आंसर सोच लो, और फिर देखो उसको अलग से कॉपी में या फिर हाथ पे नोट करके लिख लो कि ये मेरा सही है। फिर दूसरा देखो, फिर ये भी सही है, तीसरा देखो ये सही है, चौथा अरे चौथा गलत हो गया, पांचवा सही है। तो ऐसे करके 5 एमसीक्यू आपके सामने आएंगे, आपको बताना होगा, कमेंट में आप बताना मेरे को कि आपके 5 में से कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, अगर किसी के 5 में से 5 मार्क्स आएंगे तो उसको कमेंट को मैं ऊपर, सबसे ऊपर दिखेगा वो आपके कमेंट पिन में। पहला सवाल है व्हाट इज द मोमेंटम, मोमेंटम बताना है, पी बताना है, यानी कि ऑफ अ ट्रेन वेटिंग, जिसका वेट दे रखा है 2000 केजी। अच्छा, तो P बराबर mv होता है, मेरे को पता है भाई, पहले तो ट्राई करो इसको, मैं करने जा रहा हूं। तो मोमेंटम पता लगाना है, तो मास दे रखा है 2000 और वेलोसिटी दे रखी है 20, तो 20 और 2000 मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 4 और ये कितने जीरो हो गए, 4, 1 2 3 4 जीरो हो गए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 10 की पावर 4, और इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, जुम जुम, ये रहा। तो ये आंसर है इसका। अगर ये आंसर था तो लिख लो जल्दी से हाथ पे कि हाँ ये सही है मेरा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है द फोर्स अप्लाइड, जो फोर्स है जो अप्लाई करी है दो बॉडीज पे 80 केजी। देखो पहले बना लेते हैं, पहले तो आप ट्राई करो इसको। 80 केजी का एक कोई बंदा है, कुछ भी है, 80 केजी कोई मास है, किसी का मास दे रखा है 80 केजी, एम बराबर 80 केजी दे रखा है, और एक जो है एक दूसरा वाला उसका एम दे रखा है 20 केजी, और फोर्स जो है इसकी 20 न्यूटन है और इसकी फोर्स इस वाले की 60 न्यूटन दे रखी है। दोनों का मास और फोर्स दे दिया अलग अलग, ठीक है। व्हाट विल बी द रेशियो बताना है उसके एक्सेलरेशन का। तो भाई देखो हमें पता है ना F बराबर एम ए, तो ए क्या आ जाएगा, ए एफ बटे एम, तो ए आ गया एफ बटे एम, तो एफ बटे एम कर दो, इसमें आंसर आ जाएगा एफ बटे एम। तो एफ क्या है, इसमें एफ दे रखा है 20 और मास दे रखा है 80, तो जीरो से जीरो कैंसिल, ये आ गया 1/4, ठीक है, ये तो 1/4 आ गया, और इसको फोर्स ऊपर रखा 60 और मास रखा 20, तो जीरो से जीरो कैंसिल, ये आ गया 3। क्या इसको 3/1 बोल सकता हूँ, हाँ ठीक है। अब इसका रेशियो निकालते हैं, तो एक था 1/4 और एक था 3:1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4, 3 नीचे 1 ऊपर, तो 1:1/4 दिया 12, तो क्या आया 1:12। तो किस ऑप्शन में दे रखा है, डी में दे रखा है। तीसरा एमसीक्यू देखो, बोला है कि ए पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस, एक पर्सन है बस में, स्टैंड है मतलब खड़ा है, स्टैंड है, तो वो क्या कर रहा है कि बस में फॉल्स कर जाता है बैकवर्ड, पीछे की तरफ फॉल कर जाता है जब बस स्टार्ट करती है मूव करना। तो सडनली जब जैसे बस जो है मूव करती है सडनली, तो वो पीछे की तरफ चला जाता है, उसकी मुंडी पीछे चले जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो इन्होंने ऑप्शन देखा बैलेंस फोर्स की वजह से। भाई बैलेंस फोर्स होता तो वो हिलता ही नहीं ना, सिंपल सी बात है। बैलेंस फोर्स में कोई चीज हिलती है, याद करो वो रस्सा कस्सी जो कर रहे थे हम मॉनिटर के साथ, तो उसमें नहीं हो रहा था ना ऐसा कुछ। तो बैलेंस फोर्स में तो कोई चीज पीछे जाती नहीं ना, आगे पीछे, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो इन तीनों में से कौन सा आंसर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सा लॉ में पढ़ा था, याद करो, पॉज करके ट्राई करो पहले, फिर मैं बताता हूँ। हाँ तो मैंने बताया था जैसे कि ये फर्स्ट लॉ में था, है ना, हमने इसके यूजेस देखे थे। चौथा सवाल है, चौथा सवाल बोला कि व्हाई डज अ पर्सन, एक पर्सन इंजर्ड क्यों हो जाता है, इंजर्ड यानी उसको चोट क्यों लग जाती है अगर कोई भी चीज हिट करती है उसके ऊपर, मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब बहुत तेज, जैसे बॉल आ रही है, बॉल छोड़ो, हमने गोली का एग्जांपल लिया था ना, फ्री फायर की गोली मारी थी हमने ढिसक्याओं करके, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें वो चीज बहुत तेज से मूव कर रही थी, उसकी वजह से वो पर्सन डाई हो गया था, तो इंजर्ड हो गया एक तरह से, मतलब तो क्यों हुआ वो इंजर्ड, क्यों हुआ, तो ड्यू टू इनर्शिया हुआ था, ड्यू टू मास हुआ था, ड्यू टू मोमेंटम हुआ था, ड्यू टू फ्रिक्शन, बताओ, याद है तो जल्दी बताओ। तो इसका आंसर है ड्यू टू मोमेंटम हुआ था। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू है, अभी और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि एमसीक्यू में काम बन जाएगा ऐसे। तो पहले ये देखो, असर्शन में बोला है डिफिकल्ट होता है, इट इज डिफिकल्ट टू पुश और पुल हैवी ऑब्जेक्ट, हाँ बात तो सही है, पुल पुल और पुश करना हैवी ऑब्जेक्ट को मुश्किल होता है, ठीक है।
तो ये रीजन कह रहे हैं कि हैवी ऑब्जेक्ट का मोर इनर्शिया होता है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। बोला है कि असर्शन इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, दोनों फॉल्स है, या फिर दोनों ट्रू है और आर जो है ए का रीजन भी है। तो बताओ कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जो कि एक न्यूमेरिकल है। इसमें बोला है कि एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है, कोई गाड़ी है, उसका मास दे रखा है। तो एक बार लिख लेते हैं सबको कि मास जो है उसका दे रखा है 1500 केजी है, ठीक है, 1500 केजी मास, 1500 केजी। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल। तो हमें क्या बताना है, फोर्स बताना है। इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद नेगेटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन 1.7, तो एक्सेलरेशन क्या दे रखा है 1.7, लेकिन माइनस में है, -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स निकालना है तो सिंपल सा तो है, F बराबर ma। तो m कितना है 1500, मल्टीप्लाई कर दो इसको -1.7 से, आपका आंसर आ जाएगा न्यूटन में। सिंपल। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बता देना, क्योंकि ये 2 मार्क्स का सवाल है, तो एग्जाम में आ रखा है। तो आप इतना स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर इतना लिखेंगे, आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। देन इसके बाद बोला है, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का है। स्टेट एनी, कोई भी 3 चेंजेस बता दो जो कि ब्रिंग अबाउट एन बॉडी। देखो ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का नहीं होना चाहिए, 5 मार्क्स का होना चाहिए। कैसे 5 मार्क्स का कैसे, देखो 3 चेंजेस पूछे है ना, तो ये तो 3 मार्क्स का हो गया, 3 चेंजेस बता देंगे फोर्स में। शुरू में पढ़े थे हमने फोर्स की क्या क्या इफेक्ट होते हैं, कि शेप चेंज कर देता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी में ला देता है, स्टेशनरी को मूव कर देता है। 3 चेंजेस हो गए, 3 मार्क मिल जाएंगे। फिर उसके बाद पूछा व्हाई इट इज एडवाइजेबल टू वियर सीट बेल्ट। सीट बेल्ट को पहनने के लिए क्यों कहा जाता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, याद है। अगर नहीं पहनेगा तो वो उसका जो सर है वो आगे की तरफ आ जाएगा, है ना, तो उसको स्टीयरिंग में उसको चोट लग जाएगी। आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट ऐसे, मतलब लाइन बना करके लिख सकते हैं। तो 3 ये हो गया, एक ही हो गया, 3 4 मार्क्स और एक इस मार्क्स का ये है, तो 5 मार्क्स का हो जाएगा। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 का नहीं है, ये 5 मार्क्स का है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है भाई, बताया। तो इनर्शिया मींस वो जो बॉडी की जो कैपेसिटी होती है ऑब्जेक्ट की रेसिस्ट चेंज, उसे कहते हैं इनर्शिया। और नेम द फैक्टर ऑन विच इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड। तो इनर्शिया तो भाई मास पे डिपेंड होता है, मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा, यानी कि जितना ज्यादा हीट उतना ज्यादा मास। बताया था मैंने, शुरू में बताया था ना आपको। तो यही था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। अगर आपको और कोई चैप्टर चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर आपको साइंस के और भी लेक्चर देखने हैं वन शॉट के, तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो। बाकी अगर न्यूमेरिकल्स देखने हैं तो फिजिक्स न्यूमेरिकल सीरीज यहाँ पे दे रखी है, प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो। और एग्जाम को अच्छे से देख के आना, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है। तो मैं तो फिर से दोबारा से बोलूंगा आपसे, और हमेशा बोलता रहूंगा अपने दिल से, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।